everyone, welcome to my YouTube channel History with Yashika. I am Yashika and on this channel we explore the most powerful and interesting stories from history in a simple and engaging way. In today's presentation we are going to uncover the secrets, power, mysteries and greatness of one of India's most legendary empires, the mighty Chola dynasty. An empire whose ships ruled the seas, whose temples still challenge modern engineering. क्योंकि कहते हैं ना, हिस्ट्री से पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये नॉलेज का वो पावर है जो अंधविश्वास और फेयर को खत्म करता है, क्योंकि जब तक किसी रहस्य, किसी महान लाइफ या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को जानोगे नहीं तो उसकी सच्चाई को मानोगे कैसे, क्योंकि नॉलेज फेयर को कैंसिल करता है और हिस्ट्री हमें सच दिखाना सिखाती है। And whose mysteries continue to shock historians even today. So let's get started with Chola dynasty. The Chola dynasty, the greatest empires of South India. Who were the Cholas? अब चोलास कौन थे? The Cholas was one of the greatest and longest ruling dynasties in India. जो चोलास थे वो एक सबसे महान और एक सबसे बड़े, यानी कि जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल करा था, अपनी इंडियन हिस्ट्री में माने जाते हैं. They mainly ruled the Tamil region of South India and created a massive empire famous for. इन्होंने तमिल रीजन में रूल करे थे ये लोग, और तमिल में साउथ इंडिया में है तमिल, तो इन्होंने वहीं से रूल करना स्टार्ट करा था. और इनके एम्पायर जो फेमस थे वो थे मिलिट्री पावर के लिए फेमस था एम्पायर, नेवल स्ट्रेंथ थी, टेम्पल आर्किटेक्चर, ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के लिए इनका पूरा एम्पायर फेमस था. The Cholas transformed South India into a global trade and cultural center. अब चोलास ने अपने साउथ इंडिया को एक ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल सेंटर के लिए फेमस कर लिया था. कल्चरल सेंटर की उनका कल्चर कितना अच्छा था, और ग्लोबल ट्रेड यानी कि बहुत दूर दूर से वो ट्रेडिंग सिस्टम चलाते थे. टाइम पीरियड ऑफ द चोलास. अब टाइम पीरियड क्या था चोलास का? अर्ली जो चोलास से अराउंड 300 BC यानी बिफोर कॉमन एरा ऑनवर्ड से स्टार्ट हुए थे. इंपेरियल जो चोलास से 850 कॉमन एरा टू 1279 कॉमन एरा, यानी कि 1279 कॉमन एरा में ये लोग आए थे. दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ चोला पावर. ये चोला पावर का गोल्डन एज था. आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑफ द एम्पीरियल चोला डायनेस्टी देख सकते हैं. जैसे विजयालय जो आए थे वो 850 टू 870 में उन्होंने रूल करा था. आदित्य 870 टू 907 तक रूल करा था, और जो परंटाका थे वो 907 टू 955 तक उन्होंने रूल करा था. फिर राजादित्य, फिर गंधारादित्य जो आए थे 955 टू 956 में, अरिंजया 957 टू 958, उत्तम चोला 973 टू 985 तक रूल करा था उन्होंने. सुंदर चोला जो कर्नाटका सेकेंड है 958 टू 973 तक रूल करा था. आदित्य सेकेंड कारिकाला राजा 985 टू 1014 इन्होंने सबसे ज्यादा रूल करा. फिर राजेंद्र जो 1 थे उन्होंने 1014 से लेके 44 तक रूल करा. अब कुंदावी, अब राजदारा 1044 से 105 तक 2 तक. फिर राजेंद्र देवा सेकेंड 1052 से 63 तक. विराजेंद्र 10 to 63 69 तक. और लास्ट है हमारे अतिरजेंद्र रूल फॉर अ फ्यू मंथ्स. इन्होंने सिर्फ कुछ महीनों के लिए रूल करा था, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिके थे. अब यहाँ पे नोट पे लिख रखा है, आफ्टर अतिरजेंद्र द डायनेस्टी passed from the imperial cholas to the later cholas beginning with कुलोटुंगा. राजेंद्र सेकंड के पास ये चली गई थी डायनेस्टी. These later rulers are called चालुक्य चोलास. अब जो लेटर के रूलर्स हैं उनको चालुक्य चोलास कहा जाता है. They failed from the Cholas from their maternal image and from the Chalukyas from the paternal side. पैटर्नल आप समझ सकते हैं, यानी कि मैटरनल मदर साइड, पैटर्नल फादर साइड. तो इसमें था चोलास उनको मैटरनल साइड में मिला था, बट बाद में चालुक्य वो पैटर्नल साइड से बन चुका था इनका. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. लोकेशन ऑफ द चोला एम्पायर. अब लोकेशन क्या थी चोला एम्पायर की? द चोला एम्पायर मेनली कवर्ड तमिलनाडु. जो चोला एम्पायर था वो मेनली तमिलनाडु कवर करता था, एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, श्रीलंका एंड
इट्स पीक देयर इन्फ्लुएंस स्प्रेड टू, अब वो अपनी पीक पे यानी कि अपनी हाईएस्ट फॉर्म पे जब पहुंचा, कहाँ उसने कवर करा, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ अपनी पीक से कवर हो चुका था ये। चोला एम्पायर के कुछ मेन हिस्से हैं यहाँ पे, और आप मैप में भी देख सकते हैं, यानी कि चोला एम्पायर यहाँ पे तंजौर, मदुराई, कांचीपुरम यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ था। एक्सटेंडेड टेरिटरी आप देख सकते हैं कलर में, वेंगी, कलिंगा, वांगा, एंड यहाँ नीचे ये श्रीलंका या इन्फ्लुएंस एरिया, ये काना, कंबोडिया, मलया, श्रीविजया, जावा, ये सब इन्होंने कवर करा था टेरिटरी को। अब सिंबल क्या था चोलास का? सिंबल ऑफ द चोलास, their royal symbol was a tiger, उनका जो रॉयल सिंबल था वो टाइगर था। it represented strength, courage, royal authority। अब जो टाइगर का सिंबल था वो एक क्या रिप्रेजेंट करता था? स्ट्रेंथ, यानी कि आपको पता है टाइगर कितने ताकतवर होता है, उनमें कितना करेज होता है लोगों को डराने का भी, एंड वो जब जंगल में चलते हैं तो कितने रॉयल अथॉरिटी से चलते हैं। देखिए हाँ, वो ऐसे चलते हैं कि उनके पास ताकत है पूरे जंगल को अपने हक में करने की। Origin of the Cholas, अब चोलास के ओरिजिन क्या थी? The Cholas are mentioned in संगम लिटरेचर, चोला संगम लिटरेचर में भी उनके बारे में लिखा गया है। अशोका इंस्क्रिप्शंस में भी चोला के बारे में बता रखा है। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटिंग्स में भी उनके बारे में बता रखा है। These prove they were already known thousands of years ago। अब माना जाता है कि इनको thousands of years ago से पहले से ही लोग जानते आ रहे हैं। The fertile lands near the, मतलब कि इनके जो फर्टाइल लैंड से जहाँ पे ये रूल करते थे, किस साइड थे? कावेरी रिवर हेल्प देम बिकॉज वेल्दी एंड पावरफुल। कावेरी रिवर से इनको ज्यादा हेल्प मिलती थी क्योंकि बहुत पावरफुल भी थे और वेल्दी भी थे। तो आप यहाँ पे द चोलास एम्पायर हिस्ट्री रूल्स एंड लाइफ देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। चोलास वेर एंशिएंट रेस थी। चोलास बाय सेकेंड सेंचुरी, जब सेकेंड सेंचुरी आई थी, क्रिश्चियन एरिया की। By second century of the Christian area, a Chola king named Karikalan rose to fame as a powerful ruler। अब क्रिश्चियन एरिया यानी कि बुद्धिज्म एंड अशोका के बाद, अशोक यानी कि जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ उसी से अशोका के बाद से हमारे क्रिश्चियन रूल स्टार्ट हो चुका था। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो जो हमारे ईयर्स थे ना वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले बैकवर्ड में चलते थे, बट उनके बर्थ के बाद में फॉरवर्ड में हो गए थे। तो जो चोला डायनेस्टी आती है वो एक तरीके से फॉर्मल, पर स्टार्ट वो पहले से ही हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है ना अशोका इंस्क्रिप्शंस में भी उनके बारे में लिख रखा है। तो स्टार्ट वो पहले से हो गई थी, लेकिन चली बहुत लंबी थी, यानी कि क्रिश्चियन रूलर के बाद भी चली थी चोला डायनेस्टी। अब कारिकालन जो थे वो उन्होंने एकदम से वो खड़े हुए, उन्होंने अपने पावरफुल रूलर इतना बना लिया था, उन्होंने इतना पावरफुल बना दिया कि उनको कोई रोक नहीं सकता। इट इज बिलीव दैट मैनी जो साउथर्न रॉयल्स फैमिलीज थी, जो साउथ की रॉयल फैमिली थी, क्लेम देयर ओरिजिन फ्रॉम द चोलास, वो अपना क्लेम करना चाहती थी चोला से ओरिजिन। दे रूल्ड ओवर सेवरल स्मॉल टेरिटरीज इन द तमिलनाडु, उन्होंने बहुत सारी स्मॉल टेरिटरीज तमिलनाडु की रूल करी, यानी कि वो साउथ के थे तो नॉर्थ या ईस्ट पे तक पहुंचने में उनको टाइम तो लगता, इसलिए उन्होंने पहले साउथ की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कवर करी, धीरे धीरे करके ही वो लोग ऊपर तक पहुंचे, नॉर्थ ये सब, क्योंकि साउथ से आने में टाइम लगता है, इसलिए उनको थोड़ा सा और पावरफुल रूलर बनने में टाइम लगा। क्लेम देयर रॉयल, ठीक है। द अर्ली जो कैपिटल ऑफ द मेन चोला किंगडम का जो कैपिटल था वो सिचुएटेड इन उरायूर में सिचुएटेड है इनका मेन चोला किंगडम का कैपिटल, एंड द किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर वैगिनी इन द साउथ। अब जो किंगडम है वो सिचुएटेड हुआ था रिवर वैगिनी के पास में इन द साउथ टू तोंदामंडलम से यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इन द नॉर्थ तक चली थी है, यानी कि वेगिनी साउथ से स्टार्ट होती है, तोंदामंडलम से लेके नॉर्थ तक। हैड ऑल द चोला किंगडम्स यूनाइटेड, जिसने पूरे चोला किंगडम्स को एक साथ रखा था। द चोलास कुड हैव फॉर्म्ड अ बिगर किंगडम इन द साउथ, चोलास ने अपना बिगर किंगडम यानी बहुत बड़ा किंगडम बना लिया था पूरे साउथ में, बट द चोलास रेस कुड नॉट अचीव दैट यूनिटी, बट जो चोलास की जो रेस जो चोलास थे उनकी यूनिटी अचीव नहीं कर पाई और बाकी की चीजें। The sources of information of the Cholas are derived from inscription, monuments, literature। अब चोला की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें सिर्फ कहाँ से मिलते हैं? उनकी इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने लिखे थे, मॉन्यूमेंट्स क्या उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाते, लिटरेचर उन्होंने कौन कौन से लिखे थे, उन सब से ही पता चलती है। अब जो द अशोका इंस्क्रिप्शन थी
ऑल्सो गिव अस रेफरेंस ऑफ द चोला किंगडम। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में बता रखा चोला किंगडम के बारे में। द चोला किंगडम ऑफ द 9th सेंचुरी वाज कॉल्ड, जब चोला किंगडम 9th सेंचुरी में था उसको हम चोला मंडलम के नाम से जानते थे और कैरामोंदाला के नाम से। इट कवर्ड चेन्नई, उस समय भी चेन्नई में कवर्ड था ये पूरा, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ एंड मैसूर, ये पूरा कवर चेन्नई और मैसूर से कवर्ड था। द चोलास मेड देयर इन्फ्लुएंस, द चोलास कॉन्क्यूर्ड श्रीलंका, चोला ने श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया था एंड मालदीव आइलैंड भी एज वेल उनके साथ में आ चुके थे विद अ पावरफुल नेवी, क्योंकि चोला की नेवी बहुत पावरफुल थी इसलिए उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को अपने कब्जे में कर लिया था। The Cholas made their influence felt the countries in southeast. चोला ने अब अपने इन्फ्लुएंसेस फैलाए, लोगों को बोला कि अपनी कंट्री साउथ टू ईस्ट लेके गए वो लोग। दे प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कभी उनको कोई हरा नहीं सकता था। द इंस्क्रिप्शंस एंड लिटरेचर जो थे चोलास के, The inscriptions and literature contain chronological history of Cholas. जो उनकी inscription और literature है वो chronological history बताती है चोलास की with gaps and breaks, की कितने gaps के बाद कितने breaks के बाद ये चोलास वापसी united हुए। Rising to power in the later part of the 2nd century, जब उन्होंने later part अपना दूसरा part 2nd century में जब उन्होंने rise करा था, सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा में हुआ था सेकेंड का पार्ट। द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम उस समय थे कारिकालन AD 190 में, एडी आफ्टर डिकेड्स के बाद। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ पांड्यास एंड चेरास, की कंबाइंड जो आर्मी थी उनको डिफीट करा था, हराया था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उरायार टू कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम में इन्होंने उरायार से कावेरीपट्टनम में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड कैप्चर्ड 1200 मैन, इन्होंने श्रीलंका में भी इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे एंड उसके बाद इन्होंने 1200 मैन को कैप्चर करा था विद हिज मैन पावर, अपनी मैन पावर के साथ में। द कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट इन्होंने बनाई थी अलोंग विद कावेरी टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम फ्लड। इन्होंने 160 किलोमीटर की एम्बैंकमेंट बनाई थी कि कावेरी के जो फ्लड वगैरह से कावेरी जब ओवरफ्लो हो जाती है, जैसे आपको पता है बार बार आके, तो उसी से इन्होंने अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी 160 किलोमीटर की एम्बैंकमेंट बनाई थी कि जिससे वो बच सके। यानी कि आपको पता है जो चोला डायनेस्टी थी वो अशोका से बहुत पहले से चलती आ रही है, बट उस समय पे क्या था, ये लोग थे, उसके बाद टूट गई बीच में, यानी कि ब्रेक आ गए। ब्रेक के बाद फिर दोबारा खड़ी हुई चोला डायनेस्टी, फिर ब्रेक आए, फिर उसके बाद दोबारा खड़ी हुई क्रिश्चियन एरा के समय पे, जिस उसके बाद से रेगुलर चलती आ रही है। क्योंकि आपको अगर अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें चोला के बारे में सर्च करते हो तो आपको अभी भी इतनी चीज़ें नहीं मिलेगी पहले रूलर्स के बारे में। जो अब कुछ उसके रूलर्स रहे होंगे मेन जो अब होंगे उनके बारे में पता होगा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने बनाई थी चोला एम्पायर, चोला डायनेस्टी, जिन्होंने सबसे बहुत पहले खड़ी करती उनके बारे में आपको आज भी एक चीज़ नहीं पता चलेगी, क्योंकि उनके बारे में बताया ही नहीं रखा है बिल्कुल भी। अब देखते हैं निदू मुदकिलीस असेंडेड जो थे थ्रोन आफ्टर कारिकालन के बाद, जो निदू मुदकिली थे उन्होंने थ्रोन संभाला, राजगद्दी संभाली। ड्यूरिंग हिज रीजन जब उनका रीजन चल रहा था, द चोला किंगडम सडनली डिक्लाइंड। अब देखो हो गया, कारिकालन तक तो बहुत पावरफुल रूलर था, लेकिन जैसे ही निदू मुदकिली आए उनके आते ही चोला किंगडम सडनली डिक्लाइन हो गया, मतलब कि एकदम से ही गायब हो गया फॉर रेगुलर इन्वेशंस बाय द चेरास की, जो रेगुलर इन्वेशन चल रहा था वो एकदम से गायब हो गया। द पल्लवास एंड द पांड्यास, जो इनके तीनों के साथ जो चल रहा था वो एकदम से, क्योंकि चोला से गायब हो गए थे तो फिर रेगुलर इन्वेशन कैसे होता है। सेवरल सेंचुरीज लेटर, यानी कि बहुत सेंचुरीज बाद, द चोला किंगडम वाज रिवाइव्ड बाय विजयालया। अब चोला किंगडम दोबारा रिवाइव्ड हुआ, यानी कि दोबारा खड़ा हुआ, किससे? विजयालया से, जो कि आफ्टर डिकेड्स 850 से लेके 871 तक रहे। Who was at first a chieftain under the Pallavas, जो कि पहले chieftain थे पल्लवास में, लेकिन बाद में विजयालया ने चोला डायनेस्टी खड़ी करी। विजयालया was succeeded by his son आदित्य फर्स्ट। अब जो विजयालया थे वो एक सक्सेडेड थे अपने सोन से, आदित्य फर्स्ट, उन्होंने वो ही जीते थे। ही डिफीटेड द, अब इसके बाद नहीं देखा के बाद क्या, बाकी अपने गूगल पे और सर्च कर सकते हैं इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको नहीं मिली तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको जरूर डालूंगी ये चीज़।
राइज ऑफ द एम्परर चोलास। क्या राइज हुआ था एम्परर चोलास का? विजयाला चोला जो थे व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या क्या करा? कैप्चर तंजवर किला उन्होंने कैप्चर करा था। डिफीटेड द पलवास को हराते थे कि पलवास के ही चीफ्टेन थे, तो इनके पास बहुत सारी चीजें थी पलवास को हराने के लिए। री एस्टैब्लिश चोला पावर, उन्होंने चोला की पावर को फिर से एस्टैब्लिश करा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एम्परर चोला एरा। अब यही एक बिगनिंग थी, एक मार्क था कि जो चोला एम्पायर है वो दोबारा खड़ा हो सकता है। ये एक मेन वहाँ का पार्ट था। अब कैप्चर तांजवर आपने तंजौर के बारे में सुना होगा, उसका किले की बहुत कहानियां, तो आप यहाँ पे और भी चीजें देख सकते हैं, उसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। अब ग्रेट चोला किंग्स कौन कौन थे? आदित्य चोला फर्स्ट, अब ये तो बेटे थे विजयाला के, जो कि फिर उसके बाद ही बन गए आदित्य चोला फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। चोला फर्स्ट was a Chola king थे who rejoined in the late 9th to early 10th century से कॉमन एरा, यानी कि लेट 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी इनकी पूरी कहानी एंड अर्ली 10th सेंचुरी कॉमन एरा तक चली थी। ही वाज सन ऑफ विजयाला चोला, ये विजयाला चोला के सन थे, बेटे थे, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मेडिवल चोलास, एंड उन्होंने मेडिवल चोलास की एक ईट रखी थी स्टार्ट करने के लिए, फाउंडेशन थे ये, उसके फाउंडर थे जिन्होंने मेडिवल चोला स्टार्ट करा विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पल्लवा किंगडम। किसके कॉन्क्वेस्ट से? जाके पल्लवा किंगडम से। द ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्टर्न गंगा किंगडम एंड कोंगू नाडू, विद किसके ऑक्यूपेशन के साथ में? नहीं, किसके से इन्होंने चीजें सीखी थी, उन्हीं से ठीक साथ के इन्होंने अपना पूरा का पूरा किंगडम खड़ा करा था, यानी वेस्टर्न गंगा किंगडम एंड कोंगू नाडू के साथ इन्होंने ऑक्यूपेशंस रखी थी अपनी। आदित्य फर्स्ट एक्सपेंडेड द एम्पायर, डिफीटेड पल्लवास कंप्लीट, उन्होंने अपना एम्पायर बहुत एक्सपेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था, लेकिन उन्होंने पल्लवास को कंप्लीटली डिफीट कर दिया था, बिल्कुल ही हरा दिया था। यही वक्त होगा जिस समय पल्लवास का एम्पायर डिक्लाइन हो चुका होगा। अब परांटका फर्स्ट कौन थे? परांटका फर्स्ट थे परांटका चोला थे, जो कि तमिल भाषा लिख रखी है, और ये 873 to 955 तक इन्होंने रूल करा था। Was a Chola emperor from 907 until his death in 955। 907 से चोला के emperor रहे थे और उनकी death 955 में हुई थी। During his 48 years long region की वजह से he annexed Pandyas, उन्होंने पांड्यास को भी हरा दिया था। By defeating राजा सिमान सेकंड, उन्होंने जब राजा सिमान सेकंड को डिफीट करा था, एंड इन द डिकन वॉन द बैटल ऑफ वलाला अगेंस्ट राष्ट्रकूटास इन 911 इन्होंने जो एक वॉर जीती थी डिकन, जो कि बैटल ऑफ वलाला थी, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट थी? वो राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट थी, जो उन्होंने 911 में वो वॉर जीती थी। ये भी काफी पावरफुल रूलर थे। अब आते हैं हमारे मेन राजा चोला फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट चोला किंग थे ये। Why was great? अब ये ग्रेट क्यों थे? इतने महान राजा क्यों थे? एक्सपेंडेड एम्पायर मैसिवली, उन्होंने बहुत ज्यादा ही अपना एम्पायर एक्सपेंड कर लिया था। बिल्ट ह्यूज नेवी, उनकी नेवी जो थी उन्होंने बहुत बड़ी नेवी बनाई थी और बहुत ताकतवर भी थी। कॉन्क्यूट श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करा था, यानी वहाँ की जो राजा के मंत्री वगैरह जो थे उनको बहुत इम्प्रूव कर लिया था, ठीक है। उन्होंने एक बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कि उन्होंने खुद बनवाया था। हिस्टोरियंस कंसिडर हिम वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर, जिससे जो अपने हिस्टोरियंस होते हैं वो जानते हैं कि बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो बिल्ड हुआ था 1010 CE, मतलब कि 1010 कॉमन एरा में। स्पेशल फीचर्स थे इसके, बिल्ड मोस्टली विद ग्रेनाइट जो उस समय ग्रेनाइट पत्थर होते थे उनसे बनवाए गए थे। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, अपने टाइम का ये बहुत बड़ा, बहुत ऊंचाई वाला टेम्पल था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये लॉर्ड शिवा के डेडिकेट करता है।
यानी कि यहाँ पे उन्हीं की पूजा होती थी। अब ग्रेट मिस्ट्री क्या है? हाउ वाज इट बिल्ट? अभी बना कैसे था? द टेम्पल्स टॉप स्टोन, जो टेम्पल्स के टॉप के स्टोन थे, वेट अराउंड 80 टन्स वेट था उनका टेम्पल के स्टोन्स का, जो ऊपर टॉप पे लग रखे थे। built there were no cranes, मतलब कि वहाँ पे कोई क्रेन्स का यूज नहीं होता, क्योंकि उस समय क्रेन्स ही नहीं हुआ करती थी। नो मशीन्स, कोई मशीन नहीं थी, क्योंकि मशीन तो 21st सेंचुरी में आई है, उस समय कहाँ से आएगी। नो मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स, कोई इंजीनियरिंग टूल्स भी नहीं है। हिस्ट्री बिलीव्स, हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं अ जायंट ट्रेन सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग वाज बिल्ट। अभी उन्होंने कहा है कि जायंट रैंप होती थी जो कि सेवरल किलोमीटर्स से बनाई गई थी, लॉन्ग वाज बिल्ट। वर्कर्स एंड एलिफेंट्स ड्रैग द स्टोन अपवर्ड, की जिससे वर्कर्स जो थे वो एलिफेंट्स से स्टोन्स ऊपर तक रखवाते थे, लिफ्ट करवाते थे। बट स्टिल, मतलब कि सही से, स्टिल द एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन मेथड रिमेन्स मिस्टीरियस, कि ये बना कैसे वो अभी तक किसी को नहीं पता चला, कि एग्जैक्ट कैसे इतना ऊंचा टेम्पल और इतने भारी भारी टन्स के स्टोन के तो बिल्कुल स्ट्रेट उसे कैसे बना सकते हैं, वो आज तक अभी तक इसका खुलासा हुआ ही नहीं है। ग्रेट मिस्ट्री 2। अब क्या ग्रेट मिस्ट्री है? द इनविजिबल शेडो। अब इनविजिबल शेडो के बारे में क्या है? मैनी पीपल से द टेम्पल टावर नेवर कास्ट अ शेडो, कि जो टेम्पल की जो मेन जो टावर है वो कभी भी उसकी शेडो हमें दिखाई नहीं देती है। दिस बिकम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज। अभी पूरे इंडिया में सबसे फेमस हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? बेसिकली द शेडो डज एग्जिस्ट, कहते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो कहते हैं कि जो शेडो है उसकी एग्जिस्ट करती है, बट ड्यू टू टावर डिजाइन, की टावर का डिजाइन ये था जिससे कि सनलाइट का एंगल है और जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है, इट अपीयर्स लेस नोटिसेबल एट सर्टेन टाइम। मतलब कि कहते हैं कि जो शेडो है ना वो एग्जिस्ट करती है, बट टावर का डिजाइन एक अलग तरीके से है, उसकी जो सनलाइट का एंगल है वो भी उस पर अलग तरीके से पड़ता है, जिससे टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो शेडो वो कभी कभार दिखती है, कभी कभार नहीं दिखती है, ऐसा बता रखा है। बट पीछे मिस्ट्री हो सकती है, कमेंट्स बता। राजेंद्र चोला फर्स्ट न्यू रूलर, द किंग हु रूल्ड द ओशन, जो कि ओशंस को रूल करते थे। अचीवमेंट्स, सन ऑफ राजा राजा चोला के ये बेटे थे। एक्सपेंडेड एम्पायर ओवर सी, समझे इन्होंने सीज पूरी सीज तक एम्पायर अपना एक्सपेंड कर लिया था। कॉन्क्यूर्ड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स को भी कॉन्क्यूर कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया था। बिल्ट गंगाईकोंडा चोलापुरम इन्होंने बनाया था। ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल रूलर्स, ये बहुत बड़े और ग्रेटेस्ट नेवल रूलर्स माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। नेवल मतलब कि नेवी साइड जो कि सी को ओशंस को रूल करे, ये भी इंडियन हिस्ट्री में माने जाते हैं। माइटी चोलास, अब माइटी चोलास कौन थे? द माइटी चोलास नेवी, जिन्होंने नेवी करी थी। द चोलास क्रिएटेड वन ऑफ एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज। अब चोला जो थे उन्होंने एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज बनाई थी। दे कंट्रोल इंडियन ओशन ट्रेड, उन्होंने इंडियन ओशन के ट्रेड को कंट्रोल करा था। बे ऑफ बंगाल ट्रेड रूट्स भी उनके कंट्रोल में थे। दे अटैक्ड श्रीलंका, मालदीव, साउथ एशिया किंगडम, यानी कि उन्होंने नेवी सिस्टम से ही अपने श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स को भी अटैक करा था। ग्रेट मिस्ट्री 3 क्या है? सीक्रेट ऑफ देयर नेविगेशन। अब उनके नेविगेशन का सीक्रेट क्या है? हिस्टोरियंस सेलेस्टियल वंडर, हिस्टोरियंस कहते हैं हाउ डिड दे ट्रैवल सच ह्यूज डिस्टेंस विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि वो इतनी दूर दूर तक कैसे ट्रैवल कर लेते थे विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आज हम देखें तो आज हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बहुत सारी चीज़ों से हम ट्रैवल करते हैं। बट उस समय के लोग कैसे ट्रैवल करते थे? उनके पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो पॉसिबल रीजन क्या है? स्टार नेविगेशन, यानी कि स्टार को देखते, क्योंकि कहते थे पुराने जमाने में जो नॉर्थ पोल का स्टार होता था उसको देख के ये लोग ट्रैवल करते थे। डीप सी नॉलेज, यानी कि डीप सी का नॉलेज था कि कितने डीप सी है, उस हिसाब से उनको किस डायरेक्शन में जाना है। स्किल सेलर्स थे, स्किल मतलब कि जो जैसे आम सामान इधर उधर देना, तो उनके पास उनकी स्किल भी थी। एडवांस शिप बिल्डिंग, यानी कि एडवांस शिप बिल्डिंग थी, क्योंकि शिप्स वगैरह भी कभी कभार
लेके जाती है, उनके नेविगेशन सिस्टम अच्छा था। देयर नेवल सक्सेस वाज सेंचुरी साइड बाय मेनी किंगडम्स, उनकी जो नेवल सेंचुरी सक्सेस हुई कि जिससे जो आगे आने वाले किंगडम्स है उनको भी बहुत आसानी हुई थी दरअसल ट्रेडिंग सिस्टम करने में और दूर दूर जगह पे जाने के लिए। ट्रेड एंड इकोनॉमी क्या किया, द चोलास बिकम एक्सट्रीमली रिच थ्रू एग्रीकल्चर। अब जो चोला से वो बहुत एक्सट्रीमली रिच है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिच ट्रेड जो एम्पायर है बहुत महंगा और बहुत रिच माना जाता है। अब किसकी वजह से रिच है, एग्रीकल्चर की वजह से। इनका एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा था, टैक्सेस बहुत सही लेते थे लोग, इंटरनेशनल ट्रेड इनकी अच्छी थी, मेजर ट्रेड पार्टनर्स इनके पास चाइना, अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया एक्सपोर्टेड गुड्स, जो कि गुड्स के एक्सपोर्ट करते थे, स्पीशीज, कॉटन, सिल्क, आइवरी, ज्वेलरी, ये सब इनके ट्रेड करते थे। पोर्ट्स बिकम सेंटर्स ऑफ वेल्थ एंड कल्चर, जो इनके पोर्ट्स है वो सेंटर्स है वेल्थ और कल्चर के, जिससे इनकी ट्रेड एंड इकोनॉमी बहुत अच्छी थी और एक्सट्रीमली रिच थे ये लोग, इनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। और यहाँ पे आप एक चोला इकोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं। द चोला किंगडम इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया, इसको गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द गोल्डन एज वाज कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन बट आल्सो बाय सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट, रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज एंड ओवरऑल प्रोग्रेस टू गवर्नेंस विद द चोला किंगडम। अब गोल्डन एज तो बोला जाता था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी, जो उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया था वो बहुत अच्छी थी, और जो इनकी सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक पे थे, इनका कल्चरल अच्छा था, इन्होंने रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाई थी, ओवरऑल प्रोग्रेस जो थी इनकी बहुत बढ़िया थी, जिससे इनको गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इनके पास सोना बहुत था। आज के ज़माने में देखोगे साउथ इंडियन के पास बहुत सोना है, इनके पास बहुत गोल्ड रहता है, कुछ इन चीज़ों की वजह से भी है। अब जो राजा चोला थे वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस थे, यूनिक पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, फोकसिंग ऑन द सेल्फ रिलायंस ऑफ विलेज, यानी कि उन्होंने खुद से कहा था कि वो खुद फोकस करते थे विलेजेस के ऊपर, एंड गवर्निंग यूनिट्स को खुद गवर्न करते हैं यूनिट्स को, विच ग्रेटली इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी की, जिससे जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। एंड राजा चोला फर्स्ट जो थे वो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वे उन्होंने खुद करा था, एंड असेसमेंट प्रोजेक्ट लेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उन्होंने खुद ही सारा काम करा था। आपने देखा हो कुछ राजा ऐसे होते हैं जो कि अपने मंत्री वगैरह को बोल देते काम करने के लिए, बट ये ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद बोला था कि मैं खुद जाके देखूंगा ये सारे काम, जिससे इनकी जो ओवरऑल जो चीज़ थी वो बहुत इम्प्रूव हुई थी। इनका लैंड सर्वे जो करा था वो भी इम्प्रूव हुआ था, इन्होंने असेसमेंट बहुत अच्छे चलाए थे, जिससे इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे चले थे। एम्पायर टू स्मॉलर यूनिट्स विद ईच विलेज फंक्शनिंग एज अ सेल्फ गवर्निंग एंटिटी, यानी कि जो जितने भी विलेज थे उनके अंडर जितने भी आते थे, उन्होंने कहा था कि आप खुद से कुछ ना कुछ काम करिए, जिससे कि आप आगे जाके सेल्फ गवर्निंग यूनिटी बना सकते हैं। इन्होंने बोला था कि खुद से अपना कुछ भी करिए, जो भी आपको आता है बनाना वो खुद करिए। द चोला किंग्स जो थे वो रिप्लेस्ड और सबड्यूड हेरिडिटरी लॉर्ड से रिप्लेस होते रहते थे, इनहांसिंग कंट्रोल ओवर द एम्पायर एंड प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस इन द विलेज इकोनॉमी, यानी कि जो भी चोला किंग रिप्लेस होते थे वो आते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो विलेज की इकोनॉमी में बहुत इंटरफेरेंस करते थे, यानी कि उनका इंटरफेरेंस बहुत रहता था। Village enjoyed completely autonomy and self-sufficiency, contributing to economic self-reliance, यानी कि विलेज वालों को दिक्कत नहीं आती थी कि जाके वो लोग जाके एम्पायर से यानी कि किंग से जाके मांगे पैसे कि हमें थोड़े बहुत पैसे चाहिए, नहीं, किंग ने क्योंकि उनको इतना मजबूत बना दिया, उन्होंने कहा था आप अपना काम खोलिए, आप अपने काम से अपने पैसे कमाए और अपने पैसों से अपना घर वर सब चला सकते, तो वो सेल्फ रिलायंस हो चुके थे, जिससे आज उस समय विलेजर्स को कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। द चोला डायनेस्टी इन्वेस्टेड इन एग्रेरियन एक्सपेंशन, उन्होंने एग्रेरियन एक्सपेंशन करा था, इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज वेल्स बनाए थे, टैंक्स, डैम्स, विच सिग्निफिकेंटली बूस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हुई थी। At the top of the village socio-economic hierarchy were the Brahmins जो थे, who were often felicitated by the kings with lands grants known as Brahmadevyas। उनके बाद जब उन्होंने किंग ने उनको लैंड वगैरह देने लगे तो फिर उसके बाद वो ब्रह्मद्यास हो गए थे। अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, द लैंड ओनर्स वुड हैव हैड इनफ कंट्रोल ओवर पीजेंट्स। अब जो यहाँ पे रोमाला थापर है वो कहती है कि जो लैंड ओनर्स है ना वो पीजेंट्स पे बहुत दबाव बनाते थे,
पीजेंट्स मतलब जो वहाँ पे काम करने के लिए आते थे पैसे कमाने, वो उन पे बहुत कंट्रोल करते थे, जिससे कि डिमांड फोर्स लेबर होने लगी थी फ्रंट देम। जो स्लेव्स वेयर कॉल्ड अतिमल, वहाँ की स्लेव्स को अतिमल कहते थे, एंड डिड नॉट कन्फर टू ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। वो बिल्कुल नहीं समझते थे कि उनको किस चीज़ की जरूरत है, वो स्लेव्स को समझते ही नहीं थे। तब द वेलालास जो थे हेड ऑफ पीजेंट फैमिलीज, जो पीजेंट की फैमिली से जो बड़े लोग होते थे उनको वेलालास के नाम से जानते थे। वे पार्ट्स ऑफ असेंबलीज के पार्ट्स होते थे विच कंट्रोल प्रोडक्शन थ्रू देयर कंसंट्रेशन, जो कि वो वहाँ के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अब चोला आर्ट एंड कल्चर क्या आती है चोला की। The Cholas supported dance. Cholas were supported with dance, were support करते थे music, literature, temple art. Their bronze stage statues become world famous. अब जो चोला थे वो डांस को सपोर्ट करते थे, म्यूजिक को सपोर्ट करते थे, वहाँ पे लिटरेचर भी बहुत अच्छा था, टेम्पल्स के आर्ट भी अच्छे थे। ब्रॉन्ज जो उनकी स्टैचूज थे ब्रॉन्ज के बने हुए थे जो कि वर्ल्ड में फेमस थे। और यहाँ पे मूर्ति लगी है नटराज शिव जी के की है, ये लोग उन्हीं को मानते थे। कहती है द लॉस्ट वैक्स सीक्रेट। अब ये लॉस्ट वैक्स सीक्रेट एक मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री आती है। द लॉस्ट वैक्स सीक्रेट ऑफ द चोला डायनेस्टी जो थी वो 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी की कॉमन एरा तक चली थी। रेफर्स टू देयर मास्टरी ऑफ द सायर पेडू मेटल कास्टिंग। अब ये तो जो थी इन लोगों ने मास्टरी कर रखी थी, जो कि 9 से लेकर 13 सेंचुरी तक चली थी। इसको हम सायर पेडू मेटल से भी कहते हैं, मेटल से बनती थी, कास्टिंग टेक्निक्स थी इनकी, जो कि इन मेटल्स पे ही कास्ट करते थे, यानी शेप्स बनाते थे। The metallurgical marvels allowed ancient artisans to create exquisite highly detailed। अब जो ये थे जो इनका मेटलर्जिकल मार्वल था वो अलाउ करता है एंशिएंट आर्टिसंस जो थे उन्होंने क्रिएट करते हैं एग्जीक्यूट हाईली डिटेल्ड एंड मैथमेटिकल परफेक्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर सच एज आइकॉनिक शिवा नटराजा की मूर्ति बनाई थी उन्होंने एक मेटलर्जिकल मार्वल पे, यानी कि एक ब्रॉन्ज से, जैसे आप भी यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी इंसान की शक्ल बन रखी है, उसकी शक्ल बना रखी, तो इन्होंने बहुत ये जो इनकी जो लॉस्ट वैक्स नाम था इस पूरी सीक्रेट का, तो इन्होंने उस समय ऐसे कैसे बना सकता है, ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास कोई टूल्स वगैरह तो होते नहीं थे, बट लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपना के ये जरूर बनाना सीखा था, उनको आते थे, और ये 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रेफर्स किए गए थे। The 5 steps क्या थे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के। जो चोला आर्टिसंस थे ना वो फॉलोड अ प्रिसाइज एंड स्केर्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करते थे, नॉन ट्रेडिशनली एज मधु उचिस्ता विधानम, इस नाम से एक मेथोडोलॉजी फॉलो होती थी। अब जो वैक्स मॉडलिंग थी वो कैसे होती थी, द स्कल्पचर जो था वो मेटिकुलसली शेप्स में होते थे, द डाइटी यूजिंग अ प्रिसाइज मिक्सचर वो यूज करते थे ऑफ बीस वैक्स का, बी जो थे बीज जो आपने मधुमक्खी वगैरह देखी हुई उनको जो छत्ते होते हैं उनको लेके, एंड जो दमार होते थे राइजन आपको पता है आज के लोग भी यानी कि कड़े वगैरह बनाने के लिए कभी कभार राइजन यूज करते हैं, एंड लिटिल ऑयल, इन सबको मिला के वो वैक्स मॉडलिंग करते थे। अब क्ले की कॉटिंग भी होती थी, उसमें क्लेज वगैरह भी मिट्टी की क्ले वगैरह होती थी उस समय, वो उसको भी यूज करते थे। द वैक्स मॉडल इज कोटेड विद इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइन क्ले, जो वैक्स का मॉडल होता था वो मल्टीपल लेयर्स में होता था क्ले में मिक्स विद काउ डंग, उसमें काउ डंग मिक्स होता था, एंड सैंड टू फॉर्म अ हैवी मोल्ड, यानी मैंने कहा ना वो काउ डंग और जो सैंड होती थी उसको मिला के वो एक हैवी मोल्ड बनाते थे जिससे वो क्ले बन जाती थी। द लोस्ट स्टेप क्या होता था, डी वैक्सिंग का, द मोल्ड इज हीटेड कॉजिंग द वैक्स इनसाइड टू मेल्ट। अब मोल्ड जो होता था ना, जो वो क्ले का मोल्ड बनाते थे उसको हीट यानी कि गर्म करने के लिए रख देते, जो कॉजिंग की जो उसके अंदर की वैक्स होती है ना वो मेल्ट हो जाती थी,
एंड पोर आउट थ्रू स्ट्रेटेजिक चैनल्स के हिसाब से उससे वो उसको बाहर निकाल लेते थे, लिविंग एन एम्प्टी होलो क्रेविटी, जिससे कि जो मोल्ड होता था उसके अंदर एक होलो एक खाली वो हिस्सा रह जाता था, विथ फ्लॉलेस डिटेलिंग, मतलब कि पूरी डिटेलिंग के साथ में वो खाली हिस्सा हो जाता था। मेटल पोरिंग क्या होती थी, मेटल कैसे डालते थे, जो मोल्टन पंचोला था ना, अ ट्रेडिशनल अलॉय 5 मेटल्स का वो बनता है, यानी कि पंचोला जो कि 5 मेटल से बनता है, ट्रेडिशनल इज पोर्ड इनटू द होलो मॉडल, मोल्ड जो था खाली उसके अंदर वो डाला जाता था, इंस्टेंटली रिप्लेसिंग द एग्जैक्ट स्पेस ऑफ वैक्स वंस ऑक्यूपाइड, यानी कि इंस्टेंटली वो रिप्लेस कर लेते थे जो जिस समय वो वैक्स से भरा होता था ना वो हिस्सा, अब वो वैक्स से नहीं, अब वो उसी 5 मेटल से भरा होता था, जिससे कि वो एग्जैक्ट स्पेस ले लेता था, जिस हिसाब से उन्होंने वैक्स का स्पेस रखा होगा ना फेस वगैरह, वो उस हिसाब से फेस ले लेता था। फिनिशिंग अब कैसे होती थी, वंस कूल्ड, जब वो ठंडा हो जाता था, जब जो क्ले मोल्ड थी ना इस केयरफुली चिप्ड, यानी कि वो चिपक जाती थी, एंड ब्रोकन अवे, एंड उसके बाद वो टूट जाती थी, जो द रफ मेडल जो आइडल था ना जो वो बनाते थे, इज देन शी शील्ड पॉलिश, उस चेजल करते थे, घिसते थे, पॉलिश करते थे अच्छे से कलर से, एंड इंग्रेव टू रिवील द फाइनल मास्टर्स, एंड उसमें इंग्रेविंग में देखिए जैसे कुछ लिखना है या कुछ बनाना है उनको, तो वो उस पर ग्रेव करने लगते थे, जिससे कि उसमें फाइनल जो मास्टरपीस आता है ना वो आ जाए, जिससे वो जो बनाना चाहते हैं ना वो सेम टू सेम दिखने लगे। वाई चोला ब्रॉन्ज रिमेन अ मिस्ट्री, अब जो चोलास की जो ब्रॉन्ज का था वो मिस्ट्री क्यों रहा था, इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देखें ना, जो मेटलर्जिकल सीक्रेट्स है बिहाइंड द चोला एरा आइडल्स कंटिन्यू टू बैफल एक्सपर्ट। अब एक बात और बताती हूँ, उस समय जो जो मेटल्स वाली चीजें बनाते थे ब्रॉन्ज वगैरह से, उन पर कभी भी रस्ट नहीं लगता था, यानी कि जंग नहीं लगता, वो कभी खराब नहीं होती थी, वो इस हिसाब से बनाते थे। अगर आप आज के मेटल्स वगैरह देखोगे तो उन पर बहुत जल्दी जंग लग जाता, बट लेकिन उस समय बिल्कुल जंग नहीं खाता था, बहुत उन्होंने ऐसी चीज यूज करते थे जिससे वो कभी भी चीजें जंग नहीं खाती थी, लेकिन आज के जमाने पे मेटल्स जंग खा लेती है। लेकिन अगर आप आज के ज़माने में उन ज़मानों की चीज़ देखो ना, उन ज़माने में मेटल्स वगैरह, यानी कि उस टाइम के आप जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह की टेक्सचर्स वगैरह देखोगे, तो आप देखोगे अगर कोई मेटल से चीज़ मिले ना, तो कभी भी उस पर जंग मिली हुई नहीं दिखेगी आपको, वैसे दिखाएगा जैसे कि बिल्कुल न्यू का न्यू है। अब उन्होंने चोला जो आइडल से वो कंटिन्यू करते बेफल एक्सपर्ट्स की तरह उन्होंने वो बनाया था, द आर्टिशियंस अचीव्ड इनक्रेडिबली थिन येट स्ट्रक्चरली रोबस्ट वर्ल्स। अब जो वहाँ के आर्टिशियंस हैं उन्होंने क्या इंक्रेडिबली येट स्ट्रक्चरली उन्होंने एक रोबोस्ट वॉल्स बनाई थी दैट प्रिवेंटेड द मोल्टन मेटल, जो कि पिघले हुए मेटल से बनी थी, फ्रॉम कूलिंग टू फास्ट एंड वार्पिंग, यानी कि जो वॉल थी ना वो इससे बनाई थी कि वो जल्द से जल्द मेटल को कूल भी कर सके, और उसको ठंडा करने के बाद वार्पिंग मतलब कि रैप कर सके अच्छे से। इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्सप्लोर living history, the ancient casting technique is still actively practiced in the town of स्वामी मलाई, तमिलनाडु। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप तमिलनाडु में जो स्वामी मलाई नाम की जगह है वहाँ पे आप देख सकते हैं, विद सब मेजर मेटल वर्किंग हब ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। वो लोग जो चोला एम्पायर में जो वो मेटल का वर्क करते थे ना, वो आज भी वहाँ पे होता है। और आप यहाँ पे यू कैन लर्न मोर अबाउट द हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ दिस मास्टर क्राफ्टमैन ऑफ इंडिक्स, जो हमारी इंडिक्स इंस्पिरेशन थी ना उसमें भी ये सारी चीज़ें लिख रखी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था चोला एम्पायर का, तो चोला एम्पायर फीचर्ड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, चोला एम्पायर जो था वो बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड उससे बन रखा था, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, मोनार्की बहुत अच्छी थी और बिल्कुल बीचों बीच की मोनार्की थी, सेंटर की थी, सपोर्टेड बाय रोबोस्ट ब्यूरोक्रेसी से, ब्यूरोक्रेसी मतलब मंत्री पुलिस वगैरह जो वहाँ की हाई लेवल की जो सेनापति वगैरह होते थे वो सब आते थे, उनसे सपोर्ट थी, एंड यूनिकली ऑटोनोमस लोकल असेंबलीज जो थी वो बहुत यूनिक तरीके से बना रखी थी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना वो डिवाइड था एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अ हाईली नोटेबल सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कवर था।
यानी कि उस समय इन्होंने भी डिवाइड कर करके काम सबको सौंप रखा था। एंड हाईली नोटेबल सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ की जो सिस्टम थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी चलाती थी। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला क्या है। एम्पायर किंग में मंडलम जो कि रॉयल प्रिंसेस होते प्रिंस या प्रिंसेस होती थी। ऑफिसर्स भी आते थे मंडलम में। एंड उसके बाद वालंदूस आते थे जो पेरियंगाटार होते थे। सेकंड नाडू जो नटार होते थे। एंड उसके बाद ऑटोनोमस विलेज नागरम आते थे, यानी कि नगर के जो मेन जो विलेजेस होते थे उनको नागराटार कहते थे। एंड उसके बाद सभास बैठी जाती थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो तक किंग जो थे सुप्रीम अथॉरिटी एंड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, बड़ी अथॉरिटी एंड जो वहाँ के हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन के। व्हाइल द पोजीशन वाज हेरिडिटरी, पोजीशन हेरिडिटरी रहती थी। किंग्स वेर एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग्स को जो एडवाइस मिलती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मिलती थी। एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, वहाँ के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको एडवाइस दी जाती थी। ब्यूरोक्रेसी क्या आती है, वहाँ के ऑफिशियल्स वे आर डिवाइडेड इनटू हायर रैंकर। जो ऑफिशियल थे वो हायर रैंकर्स में डिवाइड रहते थे। जैसे पीरंतरम लोअर रैंक, जो लोअर रैंक पे आते हैं। सिरोंतरम आती थी वो हायर पे आती थी। नहीं, जो पेरुंतरम थी वो हायर रैंक थी एंड जो लोअर रैंक्स पे आती थी वो सिरोंतरम होती थी। इस हिसाब से ये डिवाइडेड थी टू पार्ट्स में। द किंग एक्टेड एज अ फाइनल जज, जो किंग जो था, किंग जो थे वो एक्ट करते थे जैसे वो एक फाइनल एक जज हो सबसे बड़े। एंड रॉयल ऑर्डर्स वे रिकॉर्डेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय ऑफिशियल सेक्रेटरी। जो रॉयल ऑर्डर्स जो होते थे ना वो रिकॉर्डेड रहते थे, उनके पास लिखे रहते थे, जिससे पता चलता रहे कि आगे क्या उनको काम करना है, क्या उन्होंने बनाया, वो सब उनके पास रहते थे। एंड उसके बाद एक्सिक्यूट बाय जो एंड वो किसके पास रहते थे, जो ऑफिशियल सेक्रेटरीज होते थे उनके पास ये सारी चीजें संभाल के रिकॉर्डेड रहती थी। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। द एम्पायर वाज मैसिव एंड डिवाइडेड फॉर अ लॉजिस्टिकल ईज एंड इनटू अ 9 प्रोविंस नोन एज मंडलम्स। अब जो एम्पायर थे वो मैसिव डिवाइडेड थे एंड लॉजिस्टिकल ईज यानी कि वो 9 प्रोविंसेस में डिवाइड थे, जिसको हम मंडलम के नाम से भी जानते थे। अब जैसे विसरॉयस गवर्नड द मंडलम्स एंड वे प्राइमरली रॉयल प्रिंस और क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग। अब जो विसरॉयस में आते थे वो क्या आते थे, मंडलम्स उनको गवर्न करते थे, यानी कि वही फॉलो करते थे जिसमें आते थे। मंडलम में प्राइमरली रॉयल्स यानी कि वहाँ के उनके बेटे राजा के एंड जो उनके रिलेटिव्स होते थे, मेन जो रिलेटिव्स होते थे वो लोग आते थे जिनको मंडलम्स कहते थे। अब सब डिवीजन क्या थी, द प्रोविंस वे फर्दर सिस्टमैटिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर टाइल। अब जो प्रोविजंस थी वो सिस्टमैटिकली चलती थी, लेकिन बाद में वो स्मॉल टाइल्स में जाके ब्रोक हो गई थी, यानी कि टूट गई थी। अब जो वालंदू होते थे और कोटाम होते थे वो डिविजनल यूनिट थी, उनको भी और डिवीजन में यूनिट में डिवाइड करा था। नाडू जो होते थे वो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते थे बाय लोकल असेंबली ऑफ लैंड होल्डर्स नटार, यानी कि जो लैंड होल्डर्स थे या तो वो लोग जिनको नटार कहते थे या तो उनको वो मैनेज करते थे, या जो डिस्ट्रिक्ट के या लोकल असेंबली के जो मेन हेड होते थे वो मैनेज करते थे, उनको नाडू कहते हैं। नाडू में आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में यानी कि लोकल असेंबली का मेन हेड होगा, वो भी यानी कि पंचायती जैसे कहते हैं ना, पंचायती राज चलता है। मेन जो सरपंच होता है वो या तो वो होता था या जो लैंड को होल्ड करता था, सबसे ज्यादा लैंड होल्ड जो करता था या वो फॉलो करता था। पुराम क्या था और ग्रामाम, द फाउंडेशनल ग्रुप से विलेजेस के जिन्होंने इन विलेजेस को ढूंढा था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी। The defining feature of the Chola administration was the delegation of significant power to local village assemblies. उन्होंने क्या डिफाइन करा इसके फीचर्स, जो चोला के एडमिनिस्ट्रेशन थे ना वो डेलीगेशन और सिग्निफिकेंट पावर थी, तो बहुत पावर थी। लोकल विलेज जो असेंबली थी वो इनको अलाउ करती थी कि वो रेवेन्यू जो होते थे वहाँ के पैसे को कलेक्ट कर सके, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर उनका मेंटेन रहे एंड मैनेज पब्लिक वर्क्स लाइक इरिगेशन। जो पब्लिक वर्क्स है ना उसको इरिगेशन के साथ
फर्स्ट जो असेंबलीज होती थी वो भी इसमें इंक्लूड रहती थी। और क्या था, जनरल असेंबली ऑफ द विलेज रेसिडेंट्स होते थे, जनरल असेंबली चलती थी विलेज के रेसिडेंट्स से, उसको और कहते हैं। अब सभा, एन एक्सक्लूसिव असेंबली comprising learned Brahmins who manage villages known as Brahmadiyas land grants। अब जो सभा के लोग होते थे वो एक एक्सक्लूसिव असेंबली जो कॉम्प्रोमाइज करती थी ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण सीखते थे वो लोग, जो कि मैनेज करते थे विलेज को, एंड उसको उसके बाद ब्रह्मद्यास के नाम से भी जाना जाता था, जिनको लैंड ग्रांट्स दिए गए थे। नगरम क्या था, एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, जिनमें मर्चेंट्स आते थे। सभा ब्राह्मण्स कंट्रोल करते थे, नागरम मर्चेंट्स यानी कि जो सामान वगैरह बेचते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको मर्चेंट्स कहते हैं, उनको नागरम कहते थे। ये वो लोग फॉलो करते थे। ट्रेन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाउन्स के लिए वो लोग इसको, इस असेंबली को रूल करते थे। द सभा कैरिड आउट द डेली फंक्शंस, तो सभा थी वो अपने डेली फंक्शंस फॉलो करती थी थ्रू सब कमिटीज कॉल्ड वारियम, सब कमिटीज को वारियम्स कहते थे, वो लोग करते थे, विच ओवरसो कि वो लोग देखते थे टेंपल्स, टैंक्स, रोड एंड जस्टिस वगैरह को सभा वाले लोग ही देखते थे, जिसमें ब्राह्मण ही उनका जस्टिस वगैरह करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू एंड मिलिट्री क्या है। लैंड रेवेन्यू, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो था, द चोला स्टेट कंडक्टेड मेटिकुलस लैंड सर्वेस, उन्होंने कंडक्ट करे थे, उन्होंने लैंड का सर्वेस करना चालू कर दिया, टिपिकली कलेक्टेड फ्रैक्शन 1/6 का उन्होंने उनसे कलेक्ट करना चाहिए, 1/6 का उन्होंने चीजें उनसे रेवेन्यू जो था वो लेना स्टार्ट कर दिया था। अब द एग्रीकल्चर यील्ड एज अ टैक्स, एग्रीकल्चर के उससे वो टैक्स लेते थे उनसे। टैक्सेस क्या थे, इनकम वाज आल्सो जनरेटेड, अब इनकी इनकम भी बनकर आती थी थ्रू टोल्स, प्रोफेशनल टैक्स, माइंस एंड फॉरेस्ट से उनके इनकम जनरेट होती थी। मिलिट्री क्या थी, द एम्पायर मेंटेन्ड, मिलिट्री जो एम्पायर था वो इन्हीं की वजह से मेंटेन था, अ फॉर्मिडेबल डिसिप्लिन था पूरे एम्पायर में, स्टैंडिंग आर्मी थी एंड पावरफुल नेवी थी उनके पास, विच अलाउड देम टू डोमिनेट मैरीटाइम ट्रेड, जिससे वो मैरीटाइम का जो ट्रेड होता था ना, मैरीटाइम ट्रेड आप जानते हैं, मैरीटाइम ट्रेड के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, सन कोणार्क टेम्पल वाली वीडियो में। जो मैरीटाइम ट्रेड थी वो मेसोपोटामिया से होती थी, एंड कॉन्क्यूरियर ओवरसीज, उन्होंने ओवरसीज उन पे भी अपना हक जमा रखा था, कैप्चर कर लिया था, एंड ओवरसीज टेरिटरीज जो थी उनके ऊपर भी इन साउथ ईस्ट एशिया पे उनका पूरा का पूरा वो हिस्सा बन चुका था। पर बाकी की जो डिटेल्स थी वो थी लोकल कमिटीज, प्रोटोकॉल्स एंड विलेज लेवल पे होती थी। विलेज लेवल ऑपरेशंस कैन बी हिस्टोरिकली एक्सप्लोर्ड थ्रू द फेमस टूटाल म्यूरर इंस्क्रिप्शंस। अगर आपको फर्दर डिटेल्स हमें मिलती है, लोकल कमिटीज, उनके प्रोटोकॉल्स क्या थे, किस चीज को वो मानते थे, किस चीज को उनको नहीं मानना था, एंड उनके विलेज लेवल्स पे जो ऑपरेशंस होते थे, काम करते थे, वो हिस्टोरिकली एक्सप्लोर्ड टूटा मिरर इंस्क्रिप्शंस है, उन सब में ये मिलती है। अब चोला मिलिट्री क्या थी, तो चोला मिलिट्री वाज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी चोलास की, highly organized formidable machines थे that expanded the dynasty control across South India, जिन्हों उनकी वजह से जो हमारी डायनेस्टी थी ना वो कंट्रोल में रहती थी, वो अक्रॉस साउथ इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक चली गई थी। कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फेंट्री कैवलरी थी, अरेनाउंड वॉर थे, एलिफेंट कॉर्प्स थे उनके पास, एलिफेंट्स बहुत सारे थे, एंड एन अनप्रेसिडेंट मैरीटाइम नेवी थी उनके पास। इट सक्सेसफुली सिक्योर ट्रेड रूट्स एंड प्रोजेक्टेड अनपैरेलल्ड पावर थी उनके पास, यानी कि बहुत सक्सेसफुल सिक्योर ट्रेड भी होता था, रूट्स भी थे उनके पास अच्छे, एंड प्रोजेक्टेड अनपैरेलल्ड पावर भी थी उनके पास, यानी कि उनकी चोला मिलिट्री बहुत ताकतवर थी और बहुत ही अच्छी थी। चोला मिलिट्री 4 आर्मी डिविजन्स क्या थे,
The Chola land forces followed the traditional ancient Indian Chaturmukhala four-fold system. अब जो चोला की लैंड फोर्सेस थी ना, यानी कि जमीन की जो फोर्सेस थी, वो कौन फॉलो करता था एंशियंट इंडिया में? चतुरंगपाला जो थे वो फोर फोल्ड सिस्टम से उसको चलाते थे। इन्फेंट्री एंड कैवलरी क्या थी? द कोर फाइटिंग फोर्स होती थी जो उनको सिखाई जाती थी। हेवीली एम्फसाइजिंग स्वॉर्ड्समैन, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी स्वॉर्ड्समैन होते थे। उनके पास जो चीजें होती थी वो बहुत हैवी हैवी सी होती थी। वॉर एलिफेंट्स, अब एलिफेंट्स के साथ वॉर होती थी। बैटल फॉर ब्रेकिंग एनिमी, की जो एनिमीज हैं उनको तोड़ सके, एनिमीज लाइंस को तोड़ सके। एंड ट्रेवर्सिंग डिफिकल्ट टेरेन, या कि जहाँ पे डिफिकल्ट लग रहे हो उनको, जैसे कभी कभार हम नहीं लड़ पाते तो हाथी से लड़ाई हो जाती है इजीली, हाथी वगैरह से आने जाने में दिक्कत नहीं होती। द काई कोले परमपोडिया, द फॉर्मिडेबल रॉयल स्टैंडिंग आर्मी की, ये उसका नाम है इतना बड़ा सा। काय कोला पिरमपोडे, ये एक नाम है उनकी फॉर्मिडेबल जो मेन रॉयल स्टैंडिंग आर्मी थी जो हमेशा ही खड़ी रहती थी। स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट्स क्या थे? इंस्क्रिप्शंस जो थी वो मेंशन ओवर 70 रेजिमेंट्स में इंस्क्रिप्शंस की लिखी गई है, इंक्लूडिंग द वेलाइक काकरर लॉयल एलाइड पर्सनल गार्ड्स थे एंड पादमी गिलेरी फीमेल बॉडीगार्ड्स, यानी कि उनके पास फीमेल बॉडीगार्ड्स भी थे एंड रॉयल एंड उनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी थे, यानी कि जो कि वायलेट गार्ड तो रॉयल एलाइड पर्सनल गार्ड्स बोले जाते हैं एंड जो पादमी गालियर होते थे वो फीमेल बॉडीगार्ड्स को भी जानेंगे, यानी कि उस समय पे आप देख सकते हैं फीमेल बॉडीगार्ड्स भी हुआ करते थे। यानी आप समझ सकते हैं चोला डायनेस्टी कितनी अच्छी थी, यानी कि आपको पता है पहले के ज़माने में फीमेल्स को कुछ माना नहीं जाता, लेकिन चोला डायनेस्टी में फीमेल्स बॉडीगार्ड्स भी हुआ करती थी एंड ये 70 इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में लिखा गया है। The formidable Chola Navy, अब नेवी के बारे में जानते हैं। The Cholas are historically significant for pioneering an advanced highly organized royal navy. अब चोलास को हम हिस्ट्री से इसलिए जानते हैं और एक वजह से भी जानते हैं कि उनकी जो हाईली एडवांस एक रॉयल नेवी थी जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके बना रखी थी, वाटर नेवी। मैरीटाइम डोमिनेंस, यानी कि अगर उनको किसी ट्रांसफॉर्म द बे ऑफ बंगाल इनटू अ छोला लेक, एंड वो जो बे ऑफ बंगाल को उन्होंने ट्रांसफर करा था छोला लेक में, यानी कि वो मैरीटाइम डोमिनेंस भी चलता था उनका, लड़ाई वगैरह भी चलती थी। लॉजिस्टिक्स एंड टैक्टिक्स क्या थे? दे एक्सेल्ड एंड एम्फीबियस वॉरफेयर, उन्होंने एक्सेल कर दिया था। यूटिलाइजिंग लार्ज शिप्स बनाना स्टार्ट कर दी थी फॉर ट्रूप ट्रांसपोर्ट, की बड़े बड़े जो ट्रॉप्स होते थे उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड डिप्लॉइंग इनोवेटिव सी टेक्निक्स भी उन्होंने बहुत सारी सीखना चालू कर दिए थे। ओवरसीज कॉन्क्वेस्ट क्या थे? अलाउड मोनार्क्स लाइक राजा राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट टू कॉन्क्यूर श्रीलंका, उन्होंने अलाउ कर मोनार्क्स को अलाउ कर दिया था कि वो राजा राजा चोला फर्स्ट राजेंद्र चोला, उन्होंने इसी चीज की वजह से श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था। The Maldives भी and conducted successfully naval raids against the Sri Vijay Empire in Southeast Asia. उन्होंने अपनी नेवी की वजह से ही श्रीलंका और मालदीव को अपने कब्जे में कर लिया था, उनके ऊपर सक्सेसफुल उन्होंने जीत ली थी एंड जो उनके श्री विजय एम्पायर जो था उसके अगेंस्ट भी उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया अपने कब्जे में कर पाए थे सिर्फ नेवी की वजह से। मॉडर्न डे इंडोनेशिया एंड मलेशिया आती है इस समय। वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज करी थी उन्होंने? स्टील वेपन्स थे उनके पास। चोला जो आर्मर एंड वेपन्स होते थे, स्वॉर्ड, स्पीयर्स एंड जेवलाइंस ऑफ्टन यूटिलाइज हाईली ड्यूरेबल वुड स्टील्स, यानी वुड स्टील से बनाए जाते थे, बहुत वो पावरफुल और बहुत हैवी वेपन्स होते थे। मार्शल आर्ट्स उनको आती थी। द एंशिएंट तमिल मार्शल आर्ट्स ऑफ सिलम्बम, स्टिक फाइटिंग, यानी कि आपको पता है स्टिक फाइटिंग्स होती थी, जैसे जैसे समझ लो बैम्बू स्टिक्स हो गई उन या और कोई स्टिक्स, उनसे ये लड़ाई सीखते थे, वो स्टिक फाइटिंग कहते हैं जिसको सिलम बम भी कहते हैं। वो हेवीली पैट्रोनाइज्ड टू कीप सोल्जर्स कम्बैट रेडी, की जिससे जो सोल्जर्स है वो हमेशा रेडी रहे। फोर्टिफिकेशंस क्या थी? सिटीज वर प्रोटेक्टेड बाय ब्रिक, जो सिटीज थी वो ब्रिक से प्रोटेक्ट थी, ईट वगैरह से। वुड फोर्टिफिकेशंस हो रखा था, फिटेड विद कैटपुल्ट से कवर्ड थे, फ्लेटेड थे एंड मैकेनिज्म फॉर ड्रॉपिंग मोल्टन सब्सटेंस ऑन अटैकर्स की
उन्होंने ना एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा था मोर्टेम्स का कि जिससे अटैकर्स को बहुत अटैक कर सके जल्दी से। यहाँ आप स्टोन्स पे कार्व हो रखी है लड़ाई, आप इसके बारे में देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स क्या थे, अब कदाकम्स क्या थे। द आर्मी वाज स्टेशन्ड इन स्ट्रैटेजिक रीजन, अब जो आर्मी थी वो एक स्ट्रैटेजिक रीजन गैरिसन्स में थी। एंड कॉन्टोनमेंट्स कॉल्ड कदाकम्स उनको कहा जाता था टू मेंटेन ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके। एंड एक्ट एज अ डेटरेंट टू अपराइजिंग, कि वो एक एक्ट कर सके अपराइज यानी कि ऊंचा रहने के लिए, कि उनकी आर्मी कमजोर नहीं है, उनकी आर्मी ताकतवर है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या था, बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से रहते थे। मिलिट्री रेजिमेंट्स थी ऑपरेटेड विद अ हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी, जो उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ऑपरेटेड और हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी से रहती थी, यानी कि वो एक तो ताकतवर भी थे और हमेशा चौकन्ना टाइप रहते थे। दे ऑफ्टन इंडोर्ड बेनिफिकेशंस उन्होंने लिए थे, मैनेज श्राइन्स एंड टू क्लोन फ्रॉम टेम्पल्स इन देयर ओन नेम। वो लोग क्या करते थे अपनी आर्मी को और यानी कि अपने लोगों को और मजबूत करने के लिए वो लोग टेम्पल्स वगैरह से लोन भी ले लेते थे अपने नाम पे, कि जैसे उनके जो मिलिट्री के रेजिमेंट्स है ना वो सही रहे और उनके पास सही वेपन्स रहे मजबूत, जिससे वो कभी हार ना सके। लैंग्वेज एंड रिलीजन क्या था, तो चोला डायनेस्टी जो थी वो 300 BC बिफोर कॉमन एरा से 1279 कॉमन एरा तक रही थी। वॉज डीपली रूटेड इन द हिंदू रिलीजन, यानी वो हिंदू रिलीजन से बहुत डीपली रूटेड थी, अटैच थी। स्ट्रॉन्ग फोकस्ड ऑन शैविज्म, वर्शिप ऑफ लॉर्ड। शैविज्म उस समय शिवा का साउथ में कहते थे, जैसे शिवा लॉर्ड शिवा से बहुत अट्रैक्ट थे, उन्हीं को मानते थे। अलोंगसाइड वैष्णविज्म, वैष्णविज्म मतलब आप समझ सकते हैं कि वैष्णविज्म यानी कि लॉर्ड शिवा और विष्णु जी को ज्यादा मानते थे। दे यूज तमिल एंड संस्कृत एज ए प्राइमरी लैंग्वेज, वो तमिल और संस्कृत को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज मानते थे, फर्स्ट लैंग्वेज मानते थे। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यानी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कुछ लिखना है या एडमिनिस्ट्रेशन अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग लिटरेचर वो सब तमिल और संस्कृत में ही लिखते थे। इनकी सबसे पहली लैंग्वेज थी जिससे वो सारा काम करते थे। द चोला डायनेस्टी, अब इनका लैंग्वेज और रिलीजन देखते हैं। रिलीजन क्या था, हिंदुइज्म, हिंदू से सारे के सारे। चोलास वेयर स्टॉन्च, जो चोलास है वो स्टॉन्च हिंदू से, वो बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ मैसिव टेंपल, जिन्होंने बहुत सारे टेंपल्स बनाए। दैट सर्व्ड एज अ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब्स ऑफ देयर एम्पायर, की जिससे कि वो कल्चरल हब बन सके उनके एम्पायर को, हम जान सके कि किस हिसाब से वो एम्पायर था, कि पता चल सके वो एम्पायर हिंदू का ही था। अब शैविज्म फ्लरिश्ड अंडर चोला पैट्रोनेज, जो शैविज्म थी वो चोला पैट्रोनोलॉजी में ही थी, वहीं से फ्लरिश होना स्टार्ट हुई थी। प्रोड्यूसिंग सेलिब्रेटेड भक्ति पोइट्स, वो भक्ति के पोइट्स लिखते थे, यानी पोइट्स मतलब पोएम्स वगैरह लिखते थे भक्ति के ऊपर, लाइक द नयनार्स कहा जाता था। आइकॉनिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाते थे शिव जी की, एज नटराज की लॉर्ड ऑफ डांस की, वो उनको नटराज मतलब वो डांस के लॉर्ड है, भगवान है। बिकम द आर्टिस्टिक हॉलमार्क ऑफ देयर ईरा, की उस समय ये आर्टिस्टिक हॉलमार्क बन गया था ईरा का, यानी कि अपने कल्चर के लिए बहुत जाना जाता था। रिलीजियस टॉलरेंस, अब यहाँ पे भी रिलीजियस टॉलरेंस होता था। वाइल प्रीडोमिनेटली जो हिंदू थे, चोला किंग्स वेयर इंक्लूसिव ऑफ अदर ट्रेडिशन, जो चोला किंग्स थे वो बहुत इंक्लूसिव थे अदर ट्रेडिशंस को लेके, यानी कि देखिए वो बहुत अच्छे थे दूसरे रिलीजन्स को भी लेके। वो लोग कहते थे अगर आप मानना तो मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो किंग राजा चोला फर्स्ट पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड हेल्प्ड फंड द बुद्धिस्ट चुदामनाई विहारा इन नागापट्टिनम, यानी कि उन्होंने बुद्धिज्म को भी हेल्प करा था बुद्धिस्ट फंड के लिए, जिससे उन्होंने चुदामनाई विहारा में एक नागापट्टिनम जगह पे उन्होंने अपना बुद्धिस्ट चुदामनी विहारा बनाया था, एक टेम्पल बनाया था बहुत बड़ा। तो ये लोग रिलीजियस टॉलरेंस नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे रिलीजियस को लेके और रिलीजियस को लेके भी। अब लैंग्वेजेस
जाति। Tamil was the most widely spoken language among the populace and the primary medium. एक्चुअली तमिल थे ना बहुत मोस्ट वाइडली स्पोकन थे, बहुत मतलब कि अच्छी तरीके से बोलते थे, लैंग्वेज अमंग द पॉपुलस थे, अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत पॉपुलस में थे, फेमस भी थे, एंड जो उनकी प्राइमरी मीडियम ऑफ फॉर रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत अच्छी थी लैंग्वेजेस को लेकर। दे सेलिब्रेटेड संगम सेलिब्रेट करते थे, लिटरेचर संगम होता था, रीच न्यू हाइट जिससे वो और ऊंची हाइट पे पहुंच जाते थे, एंड वर्क्स लाइक कंपांस रामायणम, एंड वो कंपांस रामायणम पे वर्क करते थे, एंड द प्रिया पूर्णम were produced during this time, एंड जो प्रिया पूर्णम थी वो इस समय के जमाने में प्रोड्यूस करी गई थी। संस्कृत ये लैंग्वेजेस थी तमिल वगैरह की। संस्कृत was highly revered and used for religious teaching। संस्कृत वो एक highly revered थी बट वो यूज होती थी religious teachings के लिए, यानी कि अपनी रिलीजन को पढ़ाने के लिए, सच एज द वेदास एंड द रॉयल इंस्क्रिप्शन आउटसाइड तमिल। तमिल के साथ साथ वो वेदास, क्योंकि आपको पता है संस्कृत में लिखे हैं तो इसलिए वो वेदास वगैरह रॉयल इंस्क्रिप्शन को सब कुछ संस्कृत में पढ़ते थे, एंड इसके साथ साथ उनकी तमिल भाषा भी चलती थी। ग्रेट मिस्ट्री फिफ्थ, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ द चोला। चोला का क्या लॉस्ट ट्रेजर था? द लॉस्ट जो ट्रेजर था, खजाना था चोलास का, रेफर्स टू द मैसिव वेल्थ, यानी कि मैसिव उनके पास वेल्थ थी, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था, लेजेंडरी ब्रॉन्ज से आइडल्स थे उनके पास, हिस्टोरिकल कॉपर चार्टर्स भी थे जो कि स्टोल हो गए थे, चुरा लिए गए थे और रिमूव ड्यूरिंग कॉलोनियल और मॉडर्न एरा, यानी कि या तो जब कॉलोनियल एरा चला था ब्रिटिशर्स के टाइम पे या मॉडर्न एरा जो चला था उस समय गायब कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। अ मेजर पोर्शन जो था ऑफ दिस लॉस्ट हेरिटेज इंक्लूडिंग द लेजेंडरी अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स जो थी उस समय की, ये बहुत मेन प्लेट थी जो कि हेरिटेज मान जाती है, वॉज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द नीदरलैंड्स। अब आप लोगों ने इस समय सुना होगा कि हमारी एक अनाई मंगलम एक कॉपर की प्लेट थी जो कि तांबे से बन रखी थी, बहुत भारी प्लेट थी जो कि उस समय ब्रिटिशर्स वगैरह नीदरलैंड्स अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे अब 21st सेंचुरी में अब कुछ ही जमाने में वो प्लेट्स वापसी आ चुकी है इंडिया। अगर आप यूट्यूब या उस पर सर्च करते हो चोलास वगैरह के बारे में, इंस्टाग्राम वगैरह पे ये रील बहुत फेमस हो रही है इनके बारे में कि जो हमारी प्लेट्स कॉपर प्लेट्स अनाई मंगलम जो थी जो कि हेरिटेज मानी जाती है अब के ज़माने में, वो नीदरलैंड ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब वो नीदरलैंड से वापसी इंडिया आ चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही थे जो कि वो उसको लाए थे, और इसका केस बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन वो अब वापसी आई है अपने इंडिया में, क्योंकि हमारे चोला डायनेस्टी की एक मेन फेमस थी जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे इंडिया में उसमें उस जो अनाई मंगलम है उसमें लिखा क्या है और वो किस लिए फेमस है, किस एम्पायर के लिए फेमस है, कि आपको पता वो चोला एम्पायर के लिए फेमस है, लेकिन उसमें लिखा क्या है, और वो मेन चोलास के लिए फेमस थी इसलिए उसको वापसी लाया गया है। अब द अनाई मंगलम जो प्रॉपर प्लेट्स हैं वो रिटर्न वापसी आ चुकी है, व्हाट दे आर। अब उसमें लिखा क्या था, 31st रॉयल्स थी वो, 1000 years कॉपर प्लेट थी, यानी कि 1000 साल पुरानी कॉपर की प्लेट थी, बाउंड बाय हैवी ब्रॉन्ज रिंग से बाउंड थी वो, यानी बहुत मोटे एक रिंग टाइप के साइज से वो तांबे से बंद रखी थी, डेटिंग बैक टू द रीजन्स ऑफ राजा राजेंद्र चोला फर्स्ट के बारे में उसमें लिख रखा था, 31st रॉयल चीजें थी उसमें। द मिस्ट्री स्टोरी क्या है, दीज डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली डिटेल्ड, अब उसमें बता रखा उन डॉक्यूमेंट्स में कि ओरिजिनल डिटेल रखी हाउ हिंदू चोलास जो किंग थे हिंदू के, ग्रांटेड विलेज टैक्स को कैसे वो ग्रांट करते, विलेज टैक्स कैसे करते थे, रेवेन्यूज कैसे चलाते, सपोर्ट फॉरेन बुद्धिज्म कैसे सपोर्ट करते, मोनास्ट्रीज नागापट्टिनम कैसे उन्होंने इन सब चीजों को संभाल के रखा, प्रोवाइडिंग द चोला एम्पायर्स प्रोग्रेसिव कैसे उन्होंने उसको प्रोवाइड कराई, रिलीजियस टॉलरेंस एंड मैरिटाइम डिप्लोमेसी क्या होती, वो सब उसके बारे में उस प्लेट के अंदर लिख रखा था।
कि उन्होंने कैसे उस पूरे चोला एम्पायर को रूल कैसे करा और कैसे लोगों के साथ बिहेव करा, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट करी उस समय, वो सब लिख रखा था। करंट स्टेटस क्या है, दे रिमेन डिस्प्लेस्ड। अब जो रिमेन डिस्प्लेस्ड मतलब कि अपनी जगह पे नहीं, वो अपनी से अपनी अलग अलग जगह ओवरसीज फॉर ओवर 300 ईयर्स से वो डिस्प्लेस थी। 300 ईयर्स से ही वो गायब थी। फॉलोइंग सक्सेसफुल कल्चरल डिप्लोमेसी थी उसके अंदर, दे वर ऑफिशियली रिटर्न टू इंडियन सॉइल। यानी कि अब जहाँ पे थी वो, अब वो वही वापसी आ चुकी है, यानी कि वो ऑफिशियली अपनी इंडिया में वापसी आ चुकी है। फॉलोइंग सक्सेसफुल कल्चरल डिप्लोमेसी थी, वो वापसी इंडिया आ चुकी है। यानी कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स कितना हमारा सामान बाहर लेके गए थे, और आज से ज़्यादा सामान हमारा बाहर ही है। यानी कि हमारी जो हिस्ट्री से हम पहचान, जिससे हमारी पहचान हो चुकी है, हम इंडियंस किस चीज़ के लिए, वो आज हमारे पास है ही नहीं चीज़ें। वो सारी की सारी चीज़ें बाहर देशों में ही रखी गई है, जो कि बाहर से लोग आते थे, उनको ले जाते थे अपने साथ ही, और उन्हीं के म्यूजियम्स वगैरह में रखे। लेकिन हम लोगों ने पहली चीज़ इंडिया वापसी ले आए हैं हम, जो कि वो थी अनाय मंगलम कॉपर प्लेट, जिससे चोला एम्पायर के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। जिससे पता चलता है कि एक चोला डायनेस्टी के नाम से भी एक एम्पायर था। द चोला ब्रॉन्ज एंड स्टोलन आइडल्स, चोला के ब्रॉन्ज कहते थे, और जो स्टोलन जो आइडल्स जो थे उस समय चुरा लिए गए, यानी कि लोग ले गए। व्हाट दे आर, अब वो थे क्या, एग्जीक्यूटिव प्रोसेशनल डाइटीज थे, क्राफ्टेड विद द ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स के तरीके से वो बनाए जाते थे, जो कि उस समय से उन्हीं लोगों को पता था जो ये लोग काम करते थे। कास्टिंग टेक्निक से रिप्रेजेंटिंग द पीक ऑफ साउथ इंडिया मेडिवल आर्ट, यानी कि वो जो साउथ इंडिया की पीक तक जाता था, हाईएस्ट था, उसमें फेमस था, और वो एक मेडिवल आर्ट के नाम से भी जाना जाता था। द मिस्ट्री स्टोरी क्या है, हंड्रेड्स ऑफ प्राइसलेस ब्रोंज जो आइकन्स थे, सच एज नटराज जो थे, चाइल्ड सेंट संबंदर एंड द क्वीन ऑफ सैम्बियन महादेवी जो थी, वो सिस्टमेटिकली लूटेड फ्रॉम एंशिएंट टेम्पल्स। देखिए एंशिएंट टेम्पल से वो ले ली गई इन तमिलनाडु एंड सोल्ड इन द इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट, यानी कि जो हमारे एंशिएंट टेम्पल्स है तमिलनाडु में, उनसे चुरा के वो लोग इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेच दी गई, जिससे कि अब वो सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल ही रह रही है, यहाँ है ही नहीं। मेन जो चीज़ें थी, करंट स्टेटस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द तमिलनाडु जो आइडल थे विंग सीआईडी in collaboration with organizations like the India Pride Project have successfully traced the reclaimed and numerous stolen treasures from global museums and auction houses। अब जो हमारे एजेंसीज थी तमिलनाडु की और जो आइडल विंग सीआईडी थे, उन लोगों ने कोलेब्रेशन करा एक साथ, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया प्राइड जो इंडिया का सामान है वो इंडिया में ही वापसी लाना है। इंडिया की जो प्राइड है, यानी कि इंडिया किस उससे जान जाते हैं, इंडिया है किस लिए, उसका मेन ट्रेडिशन, मेन रूरल्स जिन्होंने इंडिया को बनाए रखा वो क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उसकी प्राइड बनाने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया, और उन्होंने अब सक्सेसफुली ट्रेस कर लिया कि जो हमारे जो मेन आइडल्स वगैरह थे वो कहाँ पे है, कहाँ रखे गए। न्यूमरस स्टोलन से जो कि ट्रेजर्स ग्लोबल म्यूजियम्स में है और ऑक्शन हाउसेस में है, जिससे कि पहली हम चीज़ लेकर आ चुके हैं अपनी इंडिया वापसी। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी बाकी की जितनी भी चीज़ें यहाँ से स्टोल हुई है वो हम वापसी ला सकते हैं। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि इंडिया की जो प्राइड है वो इंडिया वापसी आ जाएगी, जिससे कि हमारी जो पहचान है वो फिर दोबारा बन सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हम लोग कौन थे और अब कौन है। The enigma of the Chola capital क्या थे? What it is? The forgotten grand capital city of गंगाई कोंडा चोलापुरम, यानी कि forgotten grand capital city थी गंगाई कोंडा चोलापुरम की। The mystery story क्या थी? Built by राजेंद्र चोला ने इस ग्रैंड कैपिटल को बनाया था। वेरी लिटिल फिजिकल एविडेंस जो है ऑफ द वन स्प्रॉलिंग कैपिटल सिटी रिमेन्स, उस समय सिटी थी रही थी। असाइड फ्रॉम द ग्रैंड बृहदीश्वर टेम्पल जो था, द एग्जैक्ट लेआउट एंड डेली लिव्स ऑफ इट्स सिटीज रिमेन्स लार्जली एन आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री। यानी कि अब जो इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम जो इन्होंने बना रखी थी सिटी, वो अभी भी वैसी की वैसी है। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो भी अभी का अभी वैसा ही है, बट लेकिन
अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि इसको बनाया कैसे गया है। उसकी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री अभी भी सेम ही है। करंट स्टेटस क्या, ऑनगोइंग आर्कियोलॉजिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, एक्सकेवेशंस करें, द रीजन कंटिन्यू टू अनअर्थ ट्रेसेस ऑफ द एंशिएंट पैलेसेस एंड सिटी फाउंडेशन, यानी कि जो आर्कियोलॉजी जो अब के ज़माने में, पहले के ज़माने में था लेकिन अब के ज़माने में गायब हो चुका है, ये आर्कियोलॉजिकल वगैरह जो है वो उसी को ढूंढने की, एक्सकेवेशन करने की कोशिश उनकी चल रही है। डिक्लाइन ऑफ द चोलास, अब चोलास का डिक्लाइन कैसे हुआ? द चोला डायनेस्टी कोलैप्स इन 1279 सीई में चोला डायनेस्टी कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई थी व्हेन द पांड्या एम्पायर अंडर किंग मारावर्मन कोलासिकारा पांड्यन फर्स्ट जो आए थे, उन्होंने कॉन्सिक्वेंटली डिफीट द लास्ट चोला, उन्होंने लास्ट चोला को डिफीट करा था जो कि एम्परर राजेंद्र थर्ड थे, उनको उन्होंने डिफीट कर दिया था। द डिसीसिव मिलिट्री डिफीट, कि उनकी जो मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिफीट हो गई थी एंड में डिफीट कॉज द फाइनल डिसोल्यूशन, कि वो एक फाइनल डिसोल्यूशन बन गया था ऑफ द एम्पायर विद रिमेनिंग चोला टेरिटरीज एब्सॉर्ब्ड इनटू द, अब जो बाकी की चोला टेरिटरीज थी वो भी उन्हीं के साथ मिल चुकी थी, यानी कि जैसे जैसे लास्ट चोला एम्पायर खत्म हुआ वैसे वैसे वो भी खत्म, जो टेरिटरीज है वो भी धीरे धीरे गायब खत्म होने लगी थी। की फैक्टर्स इन द डिक्लाइन क्या थे? द फॉल ऑफ द मिलेनियल ओल्ड एम्पायर, जो मिलेनियल ये बहुत सालों से चलता हुआ एम्पायर था, वो धीरे धीरे वो गिरने लगा। वो द ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ही प्रोसेस ही जल्दी की प्रोसेस ही जल्द उसमें जल्दी जल्दी गिरने लगा। स्पैनिंग द 13th सेंचुरी से चलता आ रहा था, ड्राइवन बाय सेवरल कंपाउंडिंग वल्नरेबिलिटीज भी थी उनमें। पांड्या इन्वेंशन, जब जब वो पांड्या लोगों ने इन्वेंशन करा उसके बाद से चोला एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। द रीसर्जेंट पांड्यास जो थे वो सेवरली वीक थे, बहुत वीक थे, उनके पास कुछ नहीं था। द चोलास इन अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो चोलास की सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थी, रेडिंग कैपिटल्स लाइक गंगाईकोंडा उन्होंने बनाया था चोलापुरम में, एंड स्ट्रिपिंग द एम्पायर ऑफ इट्स वेल्थ एंड नॉर्थर्न टेरिटरीज में खड़ी करती। अब टेरिटोरियल इनॉरिशमेंट क्या थी? भाई समझ अगर पंड्या ने इन्वेंशन करा तो धीरे धीरे अपने आप को, वो बहुत वीक थे लेकिन अपने आप को बनाने के लिए तो उन्होंने कैपिटल्स वगैरह में घुसने की कोशिश करी। गंगाईकोंडा चोलापुरम इसी से उन्होंने घुसने की कोशिश करी, जिससे कि वो लोगों से उन्होंने गद्दारी टाइप काम करा, जिससे कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। टेरिटोरियल इन्वेस्टमेंट क्या थी? रीजनल जो शिफ्ट थे इन वहाँ के, द होसियाल्स एंड द ककाटियास इंक्रीजिंगली इरोडेड द चोला एम्पायर बॉर्डर, उन्होंने चोला एम्पायर को इरोडेड करना स्टार्ट कर दिया था। वाइडलिंग अवे देयर टेरिटोरियल कंट्रोल, धीरे धीरे वो टेरिटोरियल कंट्रोल खोने लगे थे। वीक सेंट्रल लीडरशिप हो गई थी। सक्सेशन जो डिस्प्यूट्स थे एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, इंस्टेबिलिटी, उनकी इंस्टेबिलिटी भी कम हो गई थी, वो नहीं खड़े हो पा रहे थे। अलाउड लोकल सबऑर्डिनेट्स एंड फ्यूडेटरीज टू अ सक्सेसफुल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे इंडिपेंडेंस पर, लेकिन उनकी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस होने लगी थी, जिससे कि एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लेगेसी ऑफ द चोलास, लेगेसी क्या है चोलास की? द चोला डायनेस्टी कॉमन एरा 846 से 1279 सीई तक चली थी, लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन इंडियन एंड साउथ एशियन हिस्ट्री पे उन्होंने अपने एक छाप छोड़ी थी। रिनाउंड की इतने एक तो इतना लंबा एम्पायर चला था, इतना पावरफुल एम्पायर था जो कि एकदम से ही खत्म होने लगा था। रिनाउंड फॉर देयर फॉर्मिडेबल नेवल पावर, कि उन्होंने कैसे अपनी जो नेवल पावर थी, आर्किटेक्चर मार्वल्स थे, ग्रास रूट्स थी, डेमोक्रेसी, दे एक्सपेंड साउथ इंडियन कल्चरल फार बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट बॉर्डर इंक्रीज एंड बॉर्डर क्रिएटेड गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, वो कैसे एकदम से खत्म हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा छाप यानी मार्क छोड़ा गया था अपनी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। अब मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्या थे? द चोला किंग्स वर मास्टर्स बिल्डर, जो चोला किंग थे वो बहुत मास्टर बिल्डर्स थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में बहुत मास्टरिंग थी। वो ट्रीटेड टेम्पल्स नॉट जस्ट एक प्लेस ऑफ वर्शिप, वो टेम्पल को ऐसे प्लेस नहीं मानते थे वर्शिप के लिए, वो बट एज मैसिव पॉलिटिकल से इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब से मानते थे, कि वहाँ पे उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता था, इकोनॉमिक भी चलता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स भी थे वो लोग, तो उनको एक वर्शिप की तरह नहीं बल्कि और काम के लिए भी मानते थे। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स क्या थे?
The UNESCO World Heritage Sites includes the awe-inspiring Brihadeshwara Temple in Tanjore में है, built by Raja Raja Chola first, and the Gangaikonda Cholapuram Temple built by Rajendra Chola first. ये दोनों चीज चोला राजा फर्स्ट जो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल बना था वो राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनाया था, और जो सेकंड हमारा गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल बना था वो राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनाया था, और ये अभी भी है। ये द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है जो अगर आप आपके जमाने में देखोगे तो आपको अभी भी मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मार्वल्स क्या थी? द टावरिंग और विमानस जो थे वो टेम्पल के स्पायर से एंड इंट्रिकेट स्टोन्स थी। कार्विंग्स रिमेन अ टेस्टामेंट टू देयर एडवांस इंजीनियरिंग। जो वहाँ की कार्विंग होती थी वो ऐसी कार्विंग होती थी कि एडवांस इंजीनियरिंग स्कल्पचर फाइनेंस से बनाई जाती थी। बहुत हाईली एडवांस के वो लोग थे जिन्होंने उसको बनाना स्टार्ट करी थी। इंजीनियरिंग उनकी हाईली एडवांस की थी। अब जो चोला ब्रॉन्जेस क्या थे? जो चोला का जो मेटल वर्क्स होता ना वो परफेक्टेड था। लोएस्ट वेक्स कास्टिंग टेक्निक्स उनके बिल्कुल परफेक्टली क्रिएटिंग एक्यूस्टिकली डिटेल्ड ब्रॉन्ज फिगर्स को बनाते थे, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं होती थी, बिल्कुल परफेक्टली वो चीजें बनती थी। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस इज द आइकॉनिक नटराज। जो मोस्ट फेमस नटराजा की वो थी मूर्ति, शी वाज अ लॉर्ड ऑफ डांस की उनकी बनाई थी जो परफेक्ट बन रखी थी, और वो फेमस बहुत है। विच परफेक्टली बैलेंस डायनेमिक मूवमेंट विद डिवाइन ग्रेस। जिन्होंने परफेक्टली बैलेंस कर रखा उस मूवमेंट को डिवाइन ग्रेस के साथ में। मैरिटाइम सुप्रीमेसी इन ग्लोबल ट्रेड क्या थी? एट इट्स पीक अंडर द राजा राजा, अपनी पीक पे वो मैरीटाइम ग्लोबल ट्रेड पहुंच रखा था, एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट में द एम्पायर एक्सटेंडेड अक्रॉस साउथ इंडिया। एम्पायर जो था वो एक्सटेंड हो गया था अक्रॉस साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड इनटू साउथ ईस्ट एशिया तक अक्रॉस हो चुका था, बढ़ चुका था। नेवल पावर क्या थी उनकी? दे मेंटेन अ फॉर्मिडल नेवी। उन्होंने अपनी मेंटेन फॉर्मिडल नेवी बनाई थी दैट सक्सेसफुली कॉन्क्यूड द श्री विजय एम्पायर। जिन्होंने जो श्री विजय एम्पायर था उस समय उसको भी पकड़ लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि आज के टाइम पे वो इंडोनेशिया और मलेशिया में है। यानी आप देख सकते हैं इंडिया से चीज स्टार्ट हुई है, इंडिया का एम्पायर है, लेकिन कैप्चर उन्होंने श्री विजय एम्पायर को कहाँ कैप्चर करा? इंडोनेशिया और मलेशिया। आज के टाइम पे वो इंडोनेशिया मलेशिया में। यानी कि उस समय वर्ल्ड कैसा था जान सकते हैं। यार आज के समय पे तो सब कुछ अलग अलग सा हो गया, लेकिन उस समय अलग अलग नहीं था, उस समय बिल्कुल पास पास में था। In 125 CE में इन्होंने कैप्चर कर था, सिक्योरिंग कंट्रोल ऑफ द क्रूशियल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ट्रेड रूट। जो वहाँ के मलाक्का ट्रेड रूट थे इन्होंने क्रूशियल स्ट्रेट थी उनको भी कंट्रोल कर लिया था। कल्चरल एक्सपोर्ट। अब चोला की जो आर्ट और स्क्रिप्ट थी ना एंड रीजनल heavily influenced Southeast Asian architecture, seen clearly in structures like the Prambanan complex in Indonesia। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि कल्चरल एक्सपोर्ट भी होता था, यानी कि जो इंडोनेशियंस वगैरह के लोग थे या अपने जो यहाँ के लोग थे वो वहाँ जाते थे, वहाँ के जो वो कल्चरल एक्सपोर्ट भी होता था वहाँ के। जैसे जाते हैं कि बाहर के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया का कल्चर सीख के बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे भी लाते हैं। यानी इंडिया के लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग बाहर का कल्चर सीख कर आते हैं तो यहाँ पे लाते हैं। वही चीज़ से वो चोला की आर्ट स्क्रिप्ट वगैरह वो सब जानते थे, वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा था, जिससे कि जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो आज भी ये सब चीज़ें यूज होती हैं। बल्कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है बट फिर भी वहाँ पे एक हिंदू किंग्स वगैरह को माना जाता है। ग्रास रूट्स गवर्नेंस क्या थी? अब द चोलास आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। अब जो चोलास है ना वो बहुत सेलिब्रेटेड करते थे अपनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को, विच सेट हिस्टोरिक प्रेसिडेंट्स फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी के उसे। द कुडावोलाई सिस्टम क्या था? अ हाईली एडवांस्ड इलेक्टोरल सिस्टम था, एक बहुत एडवांस इलेक्टोरल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम था, यूज इन विलेजेस लाइक उठेरैमर में वो यूज होता था सिस्टम, वे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वे चूजन यूजिंग पाम लीव्स वो चूज करते थे, ठीक है, एंड पाम लीव्स के बैलोट्स यूज करते थे वो लोग। लोकल असेंबलीज क्या थी? पावर वाज डेलीगेटेड, पावर बहुत कीमती थी उनके लिए, टू लोकल ऑटोनॉमस असेंबली के लिए, उर सभा एंड नगरम, विच मैनेज टैक्सेशन, जो कि वो
टैक्स को मैनेज करते थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसको लैंड देना, कितना देना, वो सब को मैनेज करते थे, एंड जस्टिस, किसको जस्टिस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन अपराधी और कौन जस्टिस का अधिकार है, वो सब ये लोकल असेंबली देखती थी। अब लिटरेचर एंड पैट्रोनेज क्या थी? जो चोला पीरियड थी, सो अब स्पेक्टिकुलर फ्लोरिंग ऑफ तमिल लिटरेचर, उन्होंने एक स्पेक्टिकुलर फ्लोरिंग ऑफ तमिल लिटरेचर बनाई थी चोला पीरियड के समय में। दे हेविली पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स, उन्होंने तमिल के लिए उन्होंने बहुत हाईली स्कॉलर जो आगे पढ़े लिखे लोग होते थे एंड पोइट्स होते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें बोला करने के लिए, लीडिंग टू अ कॉम्पिलेशन ऑफ ग्रेट लिटरेरी बनाई। वर्क्स लाइक द प्रिया पुराणम एंड द कंबा रामायणम से उन्होंने अपने लिटरेचर को आगे बढ़ाया, जिससे कि और लोग तमिल वगैरह के बारे में जान सकें। लास्ट कंक्लूजन क्या है? द चोलास वर नॉट जस्ट रूलर्स, चोला जो थे वो एक रूलर्स ही नहीं थे, दे वर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर, उनका आर्किटेक्चर वो इतने मास्टर्स, इतने महान थे, एंड किंग्स से ओशंस के, यानी कि ओशंस को कंट्रोल करने वाले, एंड क्रिएटर्स ऑफ वंडर्स, वंडर्स के क्रिएटर्स थे। वंडर्स मतलब आप समझ सकते हैं घूम दूर दूर जगह जाने वाले, वंडर्स उन्हें भी कहते हैं। Even today, their temples stand proudly. Their mystery survive, and their history continues to inspire the world. Even अगर आप आज के टाइम पे भी देखेंगे तो जो उनकी मिस्ट्रीज है वो आज भी सर्वाइव करती है, एंड जो उनकी हिस्ट्री है वो कंटिन्यूस इंस्पायर, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, उनके वर्ल्ड को भी, अब आगे के वर्ल्ड को भी इंस्पायर करेगी। एंड अगर आप देखेंगे तो उनके जो टेम्पल्स हैं तमिल में, साउथ इंडिया में आज भी है। ठीक है, कंक्लूजन था, Cholas were not just rulers, they were masters of architecture, kings of oceans, and creators of wonders. Even today, their temples stand proudly, their mystery survive, and their history continues to inspire the world. इतने ग्रेट चोला से, इसलिए उनको ग्रेट रूलर्स कहा जाता है, चोला एम्पायर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसे लगी, एंड अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी आपको मिस्ट्रीज के बारे में लगता है कि आज वो हुई थी, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी रहस्य, किसी महान लाइफ, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ। बाय बाय।